नमस्कार सभी विद्यार्थीगण। आज हम आगे पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे। इकाई पहली NET के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोधवृत्ति जिसे हम पढ़ रहे थे। इकाई पहली शिक्षण वृत्ति, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन शिक्षण पद्धतियां। क्या देख सकते हैं, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियां, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑफलाइन शिक्षण पद्धति क्या होती है, इसके बारे में, ऑफलाइन शिक्षण पद्धतियों के बारे में आप सबको पता होगा, अच्छी खासी जानकारी होगी, क्योंकि ये परंपरागत तरीका है, परंपरागत सिस्टम है शिक्षण का। सभी लोग पढ़े होंगे, सदियों से चला आ रहा है, हजारों वर्ष से चला आ रहा है ये ऑफलाइन वाला, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, लेकिन जो हमारे कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज कॉलेज तक, और जितने जो भी हम पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, विश्वविद्यालय, वो सब तो ऑफलाइन ही रहता है। ऑनलाइन तो हम कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे कि आप सभी लोग NET के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर MA किया होगा तो MA संभवतः सभी ने ऑफलाइन ही किया होगा। बहुत कम संभावना है किसी ने ऑनलाइन MA किया होगा। हालांकि अब तो उपलब्ध है, सब BA में सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो इसका मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब ऑफलाइन के बारे में सबको पता होगा। शुरुआत से, जब से आपने स्कूल जाना शुरू किया आप, और जब आपने स्कूल या विद्यालय जाना बंद किया, तब तो वो ऑफलाइन ही पढ़ते रहे। तो ऑफलाइन के बारे में आपको सब पता है विस्तार से, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हम पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस के बाहर, मतलब सिलेबस के बाहर तो दोनों है, लेकिन हमारा जो क्लास रहेगी पढ़ने की, वो किस पर फोकस रहेगी, वो फोकस रहेगी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों पर फोकस रहेगी। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें जो भी हमारे सिलेबस में दी हुई हैं वो हम पढ़ेंगे। और हाँ, जो यहाँ पर मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन अभी जो आप पढ़ रहे हैं अभी, और कई साल पहले से, मुख्य रूप से कोरोना के समय से 2020 से ऑनलाइन सभी ने पढ़ना शुरू कर दिया। 2020 से लगभग कोचिंग उस समय बंद हो गई थी। तो ऑनलाइन के पढ़ने के बारे में भी आपको काफी जानकारी होगी, पूरी नहीं लेकिन कई चीज पता होगी यूट्यूब के बारे में। और आज अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं जो मोबाइल में, लैपटॉप में, तो बहुत सारी चीजें पता है। तो मैं इसे पढ़ाऊंगा क्या, जो हमारा पढ़ने के तरीके, मैं केवल वो चीज बताऊंगा जो आपको नहीं पता। जो आपको पता होंगे वो पढ़ा के मैं क्लास लंबी करके आपका टाइम वेस्ट कराना, ज्यादा मेहनत करवाना, ये नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो आपको पता नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन में सबको पता है कि जब मन हो अपने समय अनुसार जब टाइम मिले तब पढ़ाओ, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता किस समय पढ़ना है। जैसे स्कूल के, जैसे कि ऑफलाइन में होता है कि इतने बजे से लेकर सुबह 10 से 4 स्कूल रहेगा। ऑनलाइन में तो ऐसा होता नहीं, जब टाइम मिले, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास रहती है, लाइव क्लास छूट भी जाए तो रिकॉर्डेड पढ़ी रहेगी। तो कभी भी देख सकते हैं। स्थान कोई निश्चित नहीं होता, स्थान का मतलब अपने घर में देखो, चाहे खेत में देखो, चाहे कहीं और जाके देखो, बाजार में जाके देखो, कहीं भी देख सकते, समय भी निश्चित नहीं होता। तो ये क्या, ये चीजें आपको पता है, स्थान भी पता है, ऑनलाइन में अपने अनुकूल होता है, समय भी अपने अनुकूल, ये सब आपको पता है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैंने एक उदाहरण देकर बताया कि जो चीजें आपको ऑनलाइन के बारे में पता है वो भी मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो नहीं पता। ठीक है, चलिए ऑनलाइन पद्धतियों के बारे में पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है, परिचय थोड़ी देख लेते हैं। इसको ऑनलाइन जो पद्धतियां होती हैं, ऑनलाइन जो सिस्टम होता है पढ़ने का, इसको कई अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आपको देखने में समस्या आ रही होगी तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 पिक्सल कर लीजिए, और मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप सुनते जाइए। और वैसे भी अब मैं बोल के तो लिखवाता नहीं हूँ, अब सब सामने लिखा रहता है, समझा देता हूँ। अब आपको नोट्स बनाना है तो आप जो लिखा है सामने उसे बना के लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने समझाया है उसके से अपने अनुसार समझ के अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो जो जो है यहाँ पर सामने लिखा उसको बोलता जाऊंगा तो आपको पता अगर साफ नहीं दिख रहा तो आपको पता लगता जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी फोटो लेने में वो हो जाता है, सही से फोटो नहीं आ पाती जल्दबाजी में, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये वर्ड है, शब्द कौन सा लिखा है। हालांकि सभी में ऐसे नहीं होता, केवल कुछ पेज में ऐसा होता है, कुछ फोटोज में, सभी में नहीं होता। चलिए देखते हैं ऑनलाइन पद्धतियों का जो अलग अलग नाम है, उनको बोलते हैं वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट,
यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे VLE। जो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है, इंग्लिश शब्द आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसका हो गया वर्चुअल VIRTUAL लर्निंग LEARNING इन्वायरमेंट ENVIRONMENT। तो ये उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश को समझने लिखने में समस्या नहीं है तो आप इंग्लिश में लिखिए जा सही है, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म है VLE ये इंग्लिश का ये शब्द का ही संक्षिप्त रूप है। तो ये वर्चुअल लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग, इसको अलग अलग किन नामों से जानते हैं। इसको बोलते हैं मैनेज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम CMS, लर्निंग सपोर्ट सिस्टम LSS, लर्निंग प्लेटफॉर्म LP आदि नामों से जाना जाता है। जो ऑनलाइन पद्धतियां होती हैं शिक्षण की, ये जो सिस्टम होता है उनको इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो लिखा आपको समझने के लिए लिखा है, ये जो प्रश्न आता है तो प्रश्न में जो प्रश्न की लैंग्वेज होती है उसमें ये शब्द मिल सकते हैं। हालांकि आपको कभी ऐसे प्रश्न नहीं आएगा कि VLE क्या है, ये मैनेज लर्निंग एनवायरनमेंट MLE क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS क्या है, ऐसे प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न जो रहेगा, प्रश्न का जो सेंटेंस रहेगा उसमें ये शब्द आ सकते हैं। तो ये शब्द अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर उसको विकल्प कैसे सही करेंगे, तो विकल्प में ये सब नहीं पूछेंगे। प्रश्न की जो भाषा हो सकती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से इसको मैंने इंट्रोडक्शन में ऑनलाइन पद्धतियों के ये लिख दिया। और आगे देखते हैं। जो ऑनलाइन लर्निंग होता है वो आज के समय में बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है शिक्षार्थियों के द्वारा, लर्नर्स के द्वारा। तो इस वजह से जो कई प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालय हैं वो भी ऑनलाइन कोर्सेस और ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जो पहले केवल ऑफलाइन प्रदान करते थे, जो विश्वविद्यालय और जो स्कूल जो कॉलेज, वो अब ऑफलाइन तो प्रदान करते हैं, साथ साथ में ऑनलाइन कार्यक्रम भी शुरू कर दिए। वही लिखा हुआ है कि ओपन विश्वविद्यालय, जैसे कि इग्नू हो गया। इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पहले इसमें ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था, केवल आवेदन बाद में होने लगे थे ऑनलाइन, लेकिन जो पढ़ाई होती थी पूरी किताबों से होती थी, परीक्षाएं पूरी ऑफलाइन होती थी सब। अब जो है इग्नू ने ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया, यानी सब कुछ ऑनलाइन, फीस जमा करने से लेकर डिग्री आने तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ओपन विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल आपने सुना ना, NIU कक्षा मतलब 9th से 12वीं तक के कोर्स कराता है। मतलब कक्षा 9 से 12 तक अगर किसी स्कूल में जाकर नहीं पढ़ना है, फिर फॉर्म भर के पढ़ना, तो NIU यानी ओपन स्कूल जिसको बोलते हैं, नेशनल ओपन स्कूल होता है। ये जो कोर्स कराते हैं वो पहले ऑफलाइन कराते थे, यानी फॉर्म ऑफलाइन भरना पड़ेगा, परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, सब किताबें मिलेंगी। अब ये भी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने लगे हैं। वही लिखा कि आज तेजी से इसका सहारा ले रहे हैं, यानी ओपन विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल जो है आज तेजी से यानी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों का सहारा ले रहे हैं। उदाहरण के लिए इग्नू की ऑनलाइन डिग्री कोर्स, इग्नू आज के समय में BA MA और बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ये सब ऑनलाइन दे रहा है। और क्या होता है ऑनलाइन में, ऑनलाइन के फायदे देख लेते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं। आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि ये सब आप अनुभव करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण कंप्यूटर और ICT के माध्यम से अधिगम को सुविधाजनक बनाने का एक सुनियोजित प्रयास है। यानी कि ऑनलाइन में क्या होता है, कंप्यूटर हो सकता है या फिर आपको मोबाइल लैपटॉप कुछ भी हो सकता है। ICT का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, कम्युनिकेशन यानी संचार होता है, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। कोई भी हम जो मशीन इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शिक्षण के लिए वो तकनीकी ही तो है। तो इसमें क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, संवाद होता है, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, आप संवाद करते हैं तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। यही यही ICT का यहाँ पर मतलब है। इसके माध्यम से अधिगम यानी कि जो पढ़ाई लिखाई होती है वो सुविधाजनक बन जाती है, और ये पूरा एक योजना के तहत ये पूरा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ये शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रशिक्षण का सबसे अच्छा संसाधन है। यानी कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण का मतलब है कि यहाँ पर शिक्षार्थी की जरूरत के अनुसार उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता और उसकी रुचि, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है या पढ़ाई कराई जाती है। तो ये जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियां हैं ये एक अच्छा संसाधन है इसके लिए, व्यक्तिगत प्रशिक्षण के लिए। ये अधिगम को सक्षम, निर्धारित गति का और कुशल बनाता है। यानी कि जो अधिगम होगा
पूरा पढ़ाई लिखाई होगी तो इसमें सक्षम, यानी कि वह जो विद्यार्थी को पढ़ा रहा है उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाएगा और उसको सक्षम बनाएगा कि वो चीजें सीख चीजों को लर्न कर सके, उनको सीख सके अपनी क्षमता के अनुसार, निर्धारित गति का अपनी गति के अनुसार सीख सके। कुशल यानी कि वो सीख जाएगा तो जो भी पढ़ने से वो कोर्स जो कुशलता आती है उसके अंदर वो कुशलता आएगी, उसे शिक्षार्थी के अंदर वो कुशल बनेगा। तो ये सब इसके लाभ हैं या फिर उद्देश्य भी है इसके ऑनलाइन शिक्षण के। और आगे देखते हैं। और अन्य लाभ क्या है इसके देखते हैं। एक अन्य लाभ है कि कागज रहित है। कागज रहित का मतलब क्या, ऑनलाइन हम देखते हैं उसमें बहुत कम से कम कागज इस्तेमाल होते हैं ना, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर आप नोट्स ना बनाते थोड़ी देर के लिए तो आपको कागज पेन की जरूरत कहाँ है। सामने देख रहे हैं, वीडियो को 2-3 बार देख लिया तो आपके दिमाग में वो चीजें आ गई, समझ में आ गई। तो इस वजह से क्या है, कागज की वजह से होती है, यानी कागज बनता पेड़, यानी पर्यावरण के अनुकूल भी है ये ऑनलाइन शिक्षण। और जो है हर छात्र को सीखने की शैली अलग अलग होती है। जो कोई भी स्टूडेंट है, जरूरी थी सभी स्टूडेंट के साथ सीखने का शैली जो रहेगी, शैली का मतलब क्या होता है, ढंग, तो अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग होता है, सामान्य सी बात है। और ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में हम बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं, उन सबका पढ़ाने का ढंग अलग अलग रहेगा। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा कि जो शिक्षार्थी है वह अपनी शैली के अनुसार कोर्स या फिर कोई वो अपनी शैली के अनुसार शिक्षक चयन करके उससे सीख सकता है। तो ये छात्रों के अनुकूल हुई ना, इससे क्या होता है, इससे ऑनलाइन शिक्षण जो है अनुकूल होता है या हो जाता है, ये लिखा हुआ। लेकिन ये जो फायदा होगा और भी बहुत सारे फायदे जो आपको पहले से पता, आप अनुभव करते हैं, फिर उसका क्या कहते हैं अभ्यास भी करते हैं। अभी सीमाएं भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जरूरत थोड़ी सब कुछ फायदा फायदा अच्छे का, बहुत बुराइयां भी है। सबसे बुराई, पहली बुराई क्या, अभी क्या चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है। आई फ्लू में जब लैपटॉप और स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहते हैं तो क्या इससे आंखों को प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि आई फ्लू तो एक वायरस टाइप में है, लेकिन आंखों को तो प्रॉब्लम होती है ना, आंखें से लाल नहीं होती, आई फ्लू से लाल होती, इससे भी लाल होती है। तो ये भी तो स्क्रीन जो स्क्रीन में देखते हैं, ऑफलाइन में हम ब्लैक बोर्ड में देखते हैं सामने, तो वहां तो कोई कंप्यूटर की जरूरत होती नहीं। इसमें स्क्रीन में देखते हैं, ये आंखों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, आंखों पर प्रॉब्लम दे रहा है ना। अब आई फ्लू तो ठीक है, खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जब तक स्क्रीन देखेंगे तो आंखों वाली जो प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ तो बनी रहेगी ना। तो ये कि आंखों की समस्या होती है और साथ साथ में ध्यान केंद्रित करने वाली समस्या होती है, क्योंकि जो हमारे सामने अध्यापक होता है, यानी कोई व्यक्ति है प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है, तो हमारा फोकस बिल्कुल उसी तरफ लगा रहेगा। यानी कि एक स्वाभाविक गुण होता है हमारे मस्तिष्क का, दिमाग का, कि व्यक्ति है जिसको हमारा ज्यादा ध्यान देगा। और अगर सामने कंप्यूटर है तो हम जानते कौन हमें देख रहा है, हम उसको देख रहा है, वो हम जो उसको देख रहे हैं तो वो ध्यान देगा, पढ़ाने वाले व्यक्ति जो पढ़ा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन में, कि हम उसको सभी लोग देख रहे हैं तो ठीक से मतलब अपना जो पढ़ाने का तरीका वो सही रहेगा। लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा है पढ़ाने में, हम जैसा होगा वैसे बैठेंगे, ध्यान हमारा कहीं और जाएगा। थोड़ी देर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर में ध्यान हमारा कहीं और चला गया। आराम से बैठे हैं, पाँव हाथ फैलाए, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, खाना पीना वही चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने पहला व्यक्ति में देख तो रहा नहीं। इससे हम क्या होते हैं, हम एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर जो पढ़ाई होती है वो कई बार नहीं हो पाती। तो ये भी एक समस्या है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करने में दिक्कत होती है। हालांकि जो करना चाहते हैं तो किसी प्रकार कर लेते हैं, लेकिन इसमें समस्या होती है, इतनी आसानी से कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता स्क्रीन में, तुलना किसकी तुलना में, ऑफलाइन शिक्षा की तुलना में। ये एक सीमा हो गई। अगली सीमा क्या है, प्रौद्योगिकी की समस्या, यानी कि टेक्नोलॉजी की जो उपलब्धता की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हर गांव में इंटरनेट नहीं है, कई जगह बिजली नहीं टाइम से आती है, तो ये सब है ना, कि बिजली चली जाती है, इन्वर्टर नहीं है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बिजली आती है 4-5 घंटे के लिए आती, कंप्यूटर नहीं, मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, ये प्रौद्योगिकी की समस्या है। अगर ये नहीं होगी तो ऑनलाइन शिक्षण कैसे होगा। और इसमें क्या समस्या, अलगाव की भावना, इसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। कैसे, क्योंकि छात्र और शिक्षक के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए, एक शैक्षिक माहौल में जो संबंध होता है वो नहीं बन पाता, क्योंकि हम स्क्रीन में अध्यापक पढ़ा रहा है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमें नहीं देख रहा है। तो कई ऐसे तरीके हो जिसमें दोनों तरफ से देख सकते हैं, जैसे कि जूम मीटिंग हो गया, गूगल मीटिंग हो गया, और भी एप्लीकेशन होते हैं अलग अलग बनाए जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो उनमें दोनों तरफ देख सकता है, छात्र भी शिक्षक को देखता है, छात्र
शिक्षक भी छात्र को देखता है। तो इसमें देखते तो हैं, लेकिन जो एक बॉन्ड बनता है शिक्षक और छात्र के बीच में, वो उतना वैसा नहीं बन पाता जैसे कि ऑफलाइन बनता। लेकिन ऑफलाइन में बिल्कुल सीधी नजर रहती है, तुरंत वहां पर टोक दिया जाएगा, छात्र प्रश्न पूछ सकता है, अध्यापक तुरंत टोक देगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मशीन मशीन के भरोसे पूरा सब टाइम के हिसाब से करना पड़ता है। एक साथ सभी लोग नहीं बोल पाएंगे, एक साथ एक बार में केवल एक लोग बोलेगा, कोई इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पूरा मतलब मशीन के सहारे होता है। इससे क्या होता है, इससे छात्र और शिक्षक के बीच में हमेशा अलगाव कुछ ना कुछ बना रहता है। वो उनमें उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बन पाता जितना कि एक सचिव माहौल में जिससे मजबूत बॉन्ड की जरूरत होती है वो नहीं बन पाता। वही लिखा हुआ, क्योंकि अलगाव की भावना रहती है। इसका कारण क्या है कि छात्र और अध्यापक के बीच बहुत कम दो तरफा संवाद होता है। दो तरफा संवाद तो कई बार होता नहीं, और जो होता है तो वो बहुत कम होता है, वही मैंने बताया। और इसकी एक कमी क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी है, यानी कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कमी रहती है। कि जो टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, सामान्यतः जो पुराने टीचर्स होते हैं उनको क्या ऑफलाइन पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। और आज के समय भी, आज से हालांकि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत है उतना नहीं दी जा रही है। तो कुल मिला कि यहाँ पर क्या है कि पढ़ाना तो अध्यापकों को है, ऑनलाइन पढ़ाया जाए तो ऑफलाइन पढ़ाएगा अध्यापक ही, लेकिन ट्रेनिंग उसको दी जाए करे ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। बीएड में क्या ऑनलाइन है, बीएड बीटी जो होता है ऑनलाइन पढ़ाने का सिखाया जाता, पर्याप्त रूप से नहीं सिखाया जाता। मतलब उनको ट्रेनिंग डिग्री दे देते हैं कि आप टीचर बन गए तुम, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए नहीं सिखा रहा है। तो वही है, उनको प्रशिक्षण में कमी, जब तक उनको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, लैपटॉप कैसे चलाना है, विंडो, एंड्रॉइड, इन सब एप्लीकेशन में जो पढ़ाने वाले एप्लीकेशन आते हैं उनको डाउनलोड कर कैसे उन पर पढ़ाना, ये सब अगर नहीं बताया जाएगा तो कैसे वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गई क्या समस्याएं हो गई ऑनलाइन। और उसके बाद अध्यापक इससे क्या क्या लाभ, अगर अध्यापक सीख लेते हैं अच्छी तरीके से ऑनलाइन शिक्षण में अपने आप को ढाल लेते हैं, ऑनलाइन जो शैक्षिक एप्लीकेशन से, शैक्षिक संसाधन है, वेबसाइट है, कंप्यूटर, आईसीटी जो मैंने बताया, इन सबका उपयोग सीख लेते तो वो भी लाभ क्या क्या उठा सकते हैं इससे, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें एक लाभ ये है कि यह प्रशिक्षण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के माध्यम से शिक्षण को बेहतर बनाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक अध्यापक ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल करता हुआ इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जानता है तो वो क्या करेगा। आज समय यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सरकारी जैसे एनसीईआरटी हो गया और दीक्षा एप्लीकेशन हो गई, और वो बहुत सारी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन से योजनाएं हैं, पोर्टल है, उनमें टीचर्स को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने की, ऑनलाइन पढ़ाने की, ऑनलाइन पढ़ाने की, ऑफलाइन पढ़ाने दोनों पढ़ाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग कैसी दी जाती है, ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जाती है, एप्लीकेशन के माध्यम से, वो आईसीटी के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें ट्रेनिंग क्या दी जाती है कि आज के समय इसके आज वो बदल रहा है, पढ़ाने का तरीका बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है। नई शिक्षा नीति में देखिए उसमें पढ़ाने के तरीकों को, सिलेबस के बारे में कई नई नई बातें कही गई, तो पढ़ाने का तरीका बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है। और जो जॉब्स मार्केट है उसमें कैसे कैंडिडेट, कैसे मतलब लोगों की डिमांड है नौकरी में, वो भी चीज उनमें बदलाव आ रहा है। मतलब इन सब चीजों में बदलाव आ रहा है। रोजगार, क्योंकि डिग्री लेने से तुरंत रोजगार मिल नहीं जाएगा अगर रोजगार के अनुकूल योग्यता नहीं है, कंपटीशन एग्जाम, ये सब चीजें नई नई चीजें है ना। तो इसके लिए क्या हो, इसके लिए जरूरी है कि जो अध्यापक है उसको भी प्रशिक्षित होने पड़ेगा इन सब नई नई चीजों के को सिखाने के लिए। किसको, छात्रों को, इन सब नई नई चीजों को छात्रों को सिखाने के लिए जरूरी है कि अध्यापक भी इन नई चीजों से परिचित हो, उसमें उसको प्रशिक्षण दिया जाए। इसका मतलब ये तो है नहीं कि ठीक है पढ़ाना छोड़ के दोबारा बीएड करने चला जाएगा या फिर नया बीएड कोर्स बना दिया जाएगा, नहीं। इसमें जरूरी है कि वो उसके शिक्षण काल में ही, जिस समय वो टीचर है उस समय, मतलब उसकी नौकरी में रहने के दौरान ही उसको प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए कि किस लिए ये जो नए प्रकार के पाठ्यक्रम और नए प्रकार का जो मांग है शिक्षा व्यवस्था में, उस प्रकार छात्रों को पढ़ाने के लिए उस सभी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। और देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ताकि उनको उनके जो मतलब टीचिंग है स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी बाधित ना हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट जब अध्यापक होता है, बड़ा वाला मोबाइल है तो इंटरनेट भी होता है उसके पास तो ऑनलाइन के जो है मोबाइल के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाए, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए
इसके लिए क्या हो, इससे मतलब फायदा क्या होगा? ये तो मैंने कारण बता दिया कि इससे इसके लिए मतलब कि क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है ऑनलाइन टीचर्स को ट्रेनिंग देना, ये मैंने बता दिया क्या। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अध्यापक नई नई चीजों के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे, और वो केवल वो सीमित ज्ञान नहीं रहेगा, मतलब उन्होंने जितना किताबें पढ़ा केवल उतना सीमित ज्ञान नहीं रहेगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण में के अंतर्गत वो जिससे मतलब भारत देश के अलावा दुनिया में जो उनके समकक्ष अध्यापक हैं, यानी कि उनसे उनके विषय संबंधित अध्यापक, उनसे संवाद कर सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं। अपने ज्ञान का मतलब इनके पढ़ाने का तरीका क्या, उनका पढ़ाने का तरीका क्या, इन सब के बारे में आप अपने विचार से साझा कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे उनका जो शिक्षण कौशल है वो विकसित होगा, उनकी जो शिक्षण पद्धतियां हैं वो बेहतर होगी। एक शिक्षक के रूप में उनकी जो योग्यता है वो योग्यता में निखार आएगा। और इसका फायदा किसका मिलेगा? इसका फायदा सीधे मिलेगा छात्रों को, और जिसके लिए ये सभी प्रयास किए जा रहा है। छात्रों की अच्छी तरीके से पढ़ाई हो आज की जॉब मार्केट के अनुसार के, ताकि वो पढ़ रहे हैं मतलब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बेरोजगार न घूमे, इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। इसके लिए जरूरी है कि अध्यापक भी उसे उसी तरीके से पढ़ाए, और इसीलिए ये सब ऑनलाइन प्रशिक्षण अगर मिलेगा तो तभी वो पढ़ा पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए उतना प्रयास होगा नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में इतना सब कुछ नहीं बताया जा सकता। आज की जो मांग है सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में, सभी जगह ऑनलाइन की एक प्रकार कंपलसरी कह सकते हैं। जो ऑनलाइन चीजें है ही, कंप्यूटर हर विभाग में घुसा हुआ है। जब कंप्यूटर हर विभाग में घुसा हुआ है तो टीचर्स को भी आना चाहिए, तभी तो छात्रों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा, ये जो है अगर अध्यापक आईसीटी और ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों के से परिचित है, इसके बारे में जानता है, इसको पढ़ाने की कुशलता रखता है, कौशल रखता है, तो वह छात्रों को पढ़ा पाएगा। छात्रों को पढ़ाएगा तो जो शिक्षण का माहौल है वो क्या होगा, वो बेहतर होगा, वो उसमें क्या होगा और सुधार होगा। और आज के समय के अनुसार वो जो शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण के तरीके हैं, वो सब आज के समय के अनुसार होने, जो कि बहुत जरूरी है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यह प्रशिक्षण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए, यानी कि ऑनलाइन पद्धतियां शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के माध्यम से, व्यवसायिक विकास यानी कि उनके पढ़ाने का तरीका, उनकी पढ़ाने की कुशलता, योग्यता, इसके माध्यम से, यानी इनमें विकास होगा। इसके माध्यम से शिक्षण को बेहतर बनाता है। शिक्षण को बेहतर का मतलब तो पूरा शिक्षण का माहौल है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, उसको पूरा बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, इसमें एक उदाहरण दिया है, एक ही सरकारी स्कूल में, यानी जो उत्तर प्रदेश से सरकार के सरकारी स्कूल है और अन्य राज्यों के जो सरकारी स्कूल है, वहां पर उन राज्यों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ऑनलाइन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि उनके शिक्षण काल के दौरान ही, जब वो टीचर्स हैं, उनकी नौकरी के दौरान ही उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनके जो शिक्षण कार्य है स्कूल में वो भी बाधित ना हो, और ट्रेनिंग भी चलती रहे। तो ऐसी कई योजनाएं चलाई गई, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई गई, केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चलाई गई। इसमें वो मोबाइल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो वही उदाहरण में दिया हुआ है। और क्या लाभ है अध्यापकों को ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों में? शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों के उपयोग में सक्षम बनाकर गतिशील व छात्र केंद्रित शिक्षण का वातावरण बनाया जा सकता है। अच्छा, ये वातावरण बनाना, ये भी एक लाभ है। नई शिक्षा नीति 2020 में क्या लिखा हुआ है? नई शिक्षा नीति 2020 में लिखा हुआ है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो अध्यापक केंद्रित ना होगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्रों के अनुसार अध्यापक पढ़ाई जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, अगर डिजिटल संसाधन जैसे के बारे में अध्यापक सक्षम है, तो वह शिक्षा को गतिशील, यानी कि आज के समय के अनुसार बनाकर छात्र केंद्रित शिक्षण जो है ये सब कर सकता है। और अगला लाभ दिया हुआ है, शिक्षा के इन पद्धतियों के माध्यम से दुनिया भर में अपने समकक्षों से संवाद कर अपने विषय से संबंधित विचारों और टिप्पणियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये मैंने पहले समझा दिया था, वह लिखा हुआ है। हाँ, ये तो हो गया ऑनलाइन। ही तो मैं जो अभी तक जो मैंने बताई वो सब ऑनलाइन शिक्षण के या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों के, ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई किस प्रकार होती है उसका एक परिचय था। उसके कहानी लाइक परिचय के अंतर्गत परिचय हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया है, तो ऑनलाइन शिक्षण के लिए कौन कौन से यहाँ पर तरीके हैं।
जैसे सिलेबस दिया ना ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, उसमें दिया मूक्स। मूक्स यानी कि ये लिखा हुआ है मैसिव, मूक्स का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ, ये क्या मोक्ष क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम कह सकते हैं, एक तरीका कह सकते हैं, वो सब है। तो ये हम पढ़ेंगे। वो तो परिचय हो गया। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले मोक्ष, ये शब्द क्या है? ये मोक्ष जो है एक अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश शब्द है। इसके एक मतलब एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म है। पूरा एक क्या कहते हैं, एक सेंटेंस है, एक परिभाषा का एक शॉर्ट फॉर्म है मोक्ष। इसको अगर इसको शब्दों में अलग अलग बोला जाए तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव का मतलब क्या? मैसिव का मतलब है एक बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है इसके माध्यम से, मूक्स के माध्यम से। क्योंकि मूक्स क्या है, माध्यम है ऑनलाइन शिक्षा का। और माध्यम कैसा माध्यम है? मतलब ये अपने आप में ही कई चीजों को समाहित करता है, यानी कई एप्लीकेशन को समाहित करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि स्वयं, स्वयं के बारे में आपने सुना होगा, आपके सिलेबस के भाग में। ठीक है, स्वयं का एक पोर्टल है, एप्लीकेशन भी आती है इसकी, यानी मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए पोर्टल भी है, जिसमें छात्र ऑनलाइन अपना रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। तो ये जो मूक्स है, क्योंकि एक ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है, इसमें मैसिव का अर्थ है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र पढ़ सकते हैं। ओपन ओपन का मतलब सभी के लिए खुला हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट जो पास करे, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई प्रेफरेंस नहीं, सभी के लिए। और इसमें कोई शुल्क नहीं है, यानी फ्री है। जैसे कि स्वयं में यूट्यूब में जो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में आप कुछ भी देखते फ्री तो रहता है ना, वैसे तो ये इसमें कोई फीस नहीं रहती है, फिर ना के बराबर फीस रहती है, बहुत कम फीस रहती है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। जो कि कुछ कोर्स होते हैं जो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, स्वयं स्वयं जो पोर्टल है उसमें भी। ऑनलाइन अर्न करने का मतलब आपको पता है कि आपको इंटरनेट के माध्यम से, या फिर आज के समय तो ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से दिया जाता है, ऑनलाइन का मतलब कॉल के माध्यम से होता है। तो ये हो गया क्लास कोर्सेज का मतलब, कोर्सेज आपको पता है। ये मूक्स का फुल फॉर्म हो गया। अब मूक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि मूक्स जो है हमारे सिलेबस में दिया हुआ, उसके परिचय देख लेते हैं। हालांकि इसके परिचय से क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है। और इसमें जो इसकी जो अंतर्गत चीजें आती है अलग अलग, यानी मूक्स के अंतर्गत भी कौन कौन सी प्लेटफॉर्म, कौन कौन सी तकनीकी, कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन सी पोर्टल है, उनसे जिनसे ऑनलाइन शिक्षण होता है आज के समय में हो रहा है, तो उनसे प्रश्न बनते हैं। ये केवल इंट्रोडक्शन है आपको समझने के लिए। भारत अमेरिका के बाद मोक्ष का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है। मोक्ष कार्यक्रम भारत में एनपीटेल, एनपीटेल क्या है? एक संस्था है, आगे विस्तार में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। भारत में एनपीटेल IIT की सहायता से सरकार और निजी व्यवसायियों द्वारा चलाए जा रहे हैं कौन? मोक्ष कार्यक्रम। मोक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे कि स्वयं हो गया, ये सब चलाए जा रहे हैं इनकी सहायता से। लिखा भी है कि स्वयं जो इसका एक हिस्सा है, यानी स्वयं जो है मोक्ष के अंतर्गत ही आता है, मोक्ष का ही एक हिस्सा है। यह क्या है कि जो मोक्ष कार्यक्रम है इसका एक हिस्सा है स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म में आगे स्वयं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्वयं को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये स्वयं के बारे में लिखा हुआ है कि जो शिक्षा को लक्षित समूह तक पहुंचाने और वांछित साक्षरता स्तर प्राप्त करने और कौशल क्षमता के विकास में सहायता कर रहा है। स्वयं के बारे में एक उदाहरण दे दिया कि स्वयं यहाँ पर क्या कर रहा है। हालांकि ये केवल स्वयं का नहीं, ये जो सभी मुख्य प्लेटफॉर्म से होते हैं उन सभी का ये उद्देश्य होता है कि वांछित उद्देश्य कह सकते हैं, या फिर कार्य हो सकता है, कार्य होता है, या इसी उद्देश्य को इन्हीं उद्देश्यों को रखकर ये सभी मुख्य कार्यक्रम अपना काम करते हैं। स्वयं क्या कर रहे हैं, यानी स्वयं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, स्वयं जो है लक्ष्य समूह तक पहुंचा रहा है, शिक्षा को लक्ष्य समूह तक पहुंचा रहा है। वांछित साक्षरता स्तर प्राप्त करने में सहायता कर रहा है, यानी वांछित साक्षरता स्तर प्राप्त करने का मतलब है कि साक्षरता का मतलब केवल ये नहीं कि जो जनगणना के समय पूछा जाता है कि अपना नाम लिख लो, सामान्य हिंदी पढ़ लो और अपना नाम पढ़ लो, बस इतना। साक्षरता का वांछित साक्षरता का मतलब है जिस स्तर की साक्षरता आज के समय आवश्यक है। वांछित का मतलब आवश्यक। यहाँ पर आज के समय किस स्तर की साक्षरता आवश्यक है कि हम कोई एक भाषा अच्छी तरह से जानते हो, हमारे पास डिजिटल साक्षरता हो, यानी कि मोबाइल और कंप्यूटर के बारे थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है आज के समय की आवश्यक साक्षरता है।
तो उसी की बात कर रहा है कि जो आवासीय साक्षरता का स्तर होता है वो प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। कौशल क्षमता के विकास में यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है स्वयं। उसमें ऐसे कई कोर्स हैं दवाओं के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई कोर्सेस हैं, उसके माध्यम से वो अलग अलग इन क्षेत्रों का कौशल क्षमता प्रदान करता है शिक्षार्थियों को। ये लिखा हुआ है। अब मुक्स की विशेषताएं, ये तो मुक्स का एक हल्का परिचय हो गया। मुक्स की विशेषताएं क्या है, ये भी इसके परिचय के अंतर्गत ही आएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको इसमें ध्यान समझना है। मुक्स में सबसे पहले पाठ्यक्रम प्रारूप होगा, यानी कि कोई भी मुक्स का कार्यक्रम होगा, कोई भी पोर्टल होगा इसके अंतर्गत, तो उसमें कोई भी कोर्स होगा तो उसका पाठ्यक्रम होगा ना, पाठ्यक्रम का प्रारूप होगा। पाठ्यक्रम किस प्रकार डिजाइन किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, वो किन लोगों के लिए डिजाइन किया गया। तो कोई पाठ्यक्रम होगा तभी तो पढ़ेंगे, बिना पाठ्यक्रम के कोई पढ़ाई कैसे होती है, नहीं होती ना। तो पाठ्यक्रम प्रारूप होगा। इसके अलावा अधिगम प्रारूप, यानी कि उसमें पढ़ाई किस प्रकार होगी। मुख्य में ऑनलाइन होती है तो पता सबको, तो ऑनलाइन तो होगी लेकिन मिश्रित भी हो सकती है, यानी कि कुछ चीजें ऑनलाइन कराएं और जो प्रैक्टिकल है वो किसी सेंटर में बुलाकर वहाँ पर प्रैक्टिकल कराएं, यानी कि ऑनलाइन या मिश्रित, यानी कि मिश्रित का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो ये अधिगम प्रारूप होगा, उसका कोई ना कोई ऑनलाइन होगा या फिर मिश्रित होगा। तीसरी विशेषता है उसकी पाठ्यक्रमों की संख्या, यानी कि वहाँ पर कितने पाठ्यक्रम होंगे, 10, 20, 50, 100 कितने पाठ्यक्रम होंगे, ये भी एक निर्धारित संख्या होगी किसी मुख्य कार्यक्रम या मुख्य पोर्टल में। तो पाठ्यक्रमों की संख्या होगी। शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि वो उसमें एडमिशन कितने, कोई भी कोर्स है उसमें कोर्स में कितने शिक्षार्थियों को एडमिशन दिया जा सकता है, ये शिक्षार्थियों की संख्या है। और इसमें एक विशेषता संस्थागत आभार, क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का मतलब क्या है यहाँ पर नंबर, क्योंकि जो कोई भी आप कोर्स करेंगे उसका एग्जाम देंगे, उस सर्टिफिकेट मिलेगा तो नंबर भी तो मिलना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि कल बताया था कि ऑनलाइन जो होता है, मैंने उसमें एकेडमिक क्रेडिट बैंक में आपको बताया था, या इसमें आप क्रेडिट दिए जाते हैं, नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो इस वक्त मुक्स में जितने भी कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर क्रेडिट दिए जाते हैं, यानी कि 7 क्रेडिट के किसी कोर्स के लिए, मतलब पूर्णांक रखा है कि 10 क्रेडिट का पूर्णांक, उसमें आपको कितने मिले, 5 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 8 क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर अंक होते हैं, लेकिन वो उस प्रकार के अंक नहीं होते जो कि ऑफलाइन शिक्षा मार्कशीट में मिलते हैं हमको। यहाँ पर अंक जो होते हैं क्रेडिट के रूप में होते हैं। क्रेडिट का मतलब इकाई अंक के रूप में रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, संस्थागत आभार, यानी कि क्रेडिट्स मिलेंगे, जो कि हमारे सर्टिफिकेट में लिखे होंगे कि इसको 10 में से इतने क्रेडिट मिले। और भी विशेषताएं इसकी, इस प्लेटफॉर्म की भाषा, कि आप जिस भी मुख्य प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो मुख्य प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई भाषा होगी कि वो जो कोर्स हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में, या किसी और भाषा में उपलब्ध है। और जो एप्लीकेशन रहेगी पढ़ने की वेबसाइट में, तो वेबसाइट अगर कोई एप्लीकेशन रहेगी तो एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म क्या होगा, यानी कि एप्लीकेशन किस में चलेगी, मोबाइल में चलेगी या फिर विंडो में चलेगी, या फिर एप्पल के जो आते हैं मैक ओएस, जो एप्पल का सॉफ्टवेयर रहता है, जो एप्पल का जो एक क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसमें चलेगी, किस में चलेगा। तो ये एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म भी इसमें एक क्या कहते हैं मानक है कि एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी इसमें निर्धारित होता है कि इस मुख्य पोर्टल का एप्लीकेशन किस वेबसाइट, मतलब जो इस मुख्य कार्यक्रम है उसकी जो एप्लीकेशन रहेगा किस प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, किस पर नहीं काम करेगा, ये सब क्या होगी, मुख्य की विशेषताएं होंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो मोक्ष के अलग अलग मोक्ष कार्यक्रम है, या फिर क्या कहते हैं मोक्ष के अंतर्गत जो अलग अलग वेबसाइट या फिर पोर्टल है उनमें के बारे में हम पढ़ेंगे। वो हम हमारे सिलेबस दिया, जैसे कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, सिलेबस में स्वयं और स्वयं प्रभा बस दिया हुआ। इसके बाद ETC का अध्याय, यानी कि अन्य भी चीजें, तो अन्य भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी भारत सरकार की संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन शिक्षण यानी कि मोक्ष के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण एक संसाधन उपलब्ध कराती हैं। तो अलग अलग योजनाएं भारत सरकार की, अलग अलग वेबसाइटें, संस्थान हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम मोक्ष का परिचय देख लिया, देख लिया, इसकी विशेषताएं हो गई सब, और मोक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम, वेबसाइट, ये सब चीजें अगली क्लास में देखेंगे। और उतना ही हमारा ऑनलाइन शिक्षण में सिलेबस, इसके बाद हमारा ऑनलाइन शिक्षण वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए आज की ये जो थ्योरी क्लास हो गई, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, कि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन है ये जो मैं पढ़ा चुका हूँ शिक्षार्थी की विशेषताएं, चैप्टर 2 जो था लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे एक क्वेश्चन।
तो ये पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, यानी शिक्षण सिद्धांतों को समझना क्यों आवश्यक है, कारण पूछ रहा है। यहाँ पर विकल्प दिए दिए हैं, प्रभावी शिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए, बहुत आसान है। बहुत आसान है। कोई भी शिक्षण सिद्धांत होता, उसके उद्देश्य क्या होते हैं? या पूछ रहा है, बोल रहा है प्रश्न में, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, यानी शिक्षण सिद्धांतों को समझना क्यों आवश्यक है, शिक्षण सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य होता है शिक्षण सिद्धांतों के? प्रभावी शिक्षण होता ही है, समान सी बात है, मैंने बताया था कई बार। पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, हाँ, क्योंकि अच्छी तरीके से पढ़ाना है, तो शिक्षण पर जो है कार्यक्रम पूरा बेहतर ढंग से हो, अच्छी पढ़ाई से अच्छे से ढंग से हो, तो इसके लिए क्या होगा, पाठ्यक्रम की योजना भी प्रभावी होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट को प्रेरित करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में स्टूडेंट को प्रेरित करना बहुत जरूरी होता है। तो क्या हुई, तीनों उद्देश्य है इसमें, डी वाला सही हो जाएगा। ऐसे सोचना है आपको, जो लिखा हुआ है उसका उसका मतलब क्या है, अपने दिमाग में सोचना है। और ये सब चीजें जो है क्या कहते हैं, लागू होती हैं कि नहीं लागू होती इसमें पढ़ाई के माहौल में, क्योंकि शिक्षण संबंधित है। शिक्षण में ये सब चीजें, शिक्षण में यानी टीचिंग में सब चीजें लागू होती कि नहीं लागू होती, सब सोचना है। आपने सभी ने पढ़ा है, खुद मतलब पढ़ा है स्कूलों में, तो उसका अनुभव, और आपने ये सिलेबस जो अभी नेट जेआरएफ का, इसमें मैंने क्लास पढ़ाया, तो वो सब चीजें याद करते हुए ऐसे सोचिए, तो आराम से प्रश्न का यानी कोई प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का मतलब लर्निंग, यानी कि सीखना जो होता है, उसका सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ज्ञान उपदेश अर्थ तो होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त तो पूछ रहा है, यानी इनमें से एक सबसे उपयुक्त होगा, और समान तो सब है, सभी होंगे। उपयुक्त अर्थ है, ज्ञान उद्देश्य, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य, कौशल अभिग्रहण। पता है इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? मैंने बताया भी था, ज्ञान उद्देश्य होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ये भी होता है, व्यक्तिगत सामंजस्य यानी कि कुछ सीख के हम जो अपने में पर्सनालिटी में निखार करते हैं, तो हमें एक सामंजस्य होना चाहिए, यानी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हम कैसे संभाल सके, सामंजस्य होना चाहिए खुद में। ये भी होता है कौशल, यानी कि पढ़ाई करके हम कोई ना कोई कौशल तो सीखते हैं, तभी तो नौकरी मिलेगी, ये भी सही है। लेकिन सबसे उपयुक्त वगैरह, तो मैंने बताया था कि पढ़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है किसी भी शिक्षा का, वो होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, नहीं व्यवहार परिवर्तन होता है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पढ़ाई का, तो बी वाले से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया जाता है? इसके विकल्प देखिए, शैक्षिक दर्शन शास्त्र, यानी कि इसके अंतर्गत ये किया जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, शैक्षिक समाज शास्त्र के अंतर्गत, या शैक्षिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। बताइए आंसर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा, कोई किसी प्रश्न का आंसर देने के पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद उसको विकल्प देखिए। यहाँ पर क्या है, शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत, यानी अलग अलग विषय दिए हैं, उनके अंतर्गत छात्र ज्ञान को जो है, ज्ञान यानी जो पढ़ा रहा चीज है, उस विषय को छात्रों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, यानी उस विषय को छात्रों की आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि का उनके साथ तैयार करेगा, और वो उसी उनके अनुसार उसी आवश्यकता और रुचि के अनुसार उस विषय को प्रस्तुत करेगा कक्षा में जाकर। ये किसके अंतर्गत होता है, किस विषय के अंतर्गत होता है? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई है तो यहाँ पर शैक्षिक लगा हुआ है। शैक्षिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता है, या मनोविज्ञान के, समाज शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान। दर्शन शास्त्र होगा नहीं, पहला अगर हट गया, राजनीतिक विज्ञान में ऐसा कुछ होता नहीं, ये भी हट गया, दो चीजें हट गई, बच्चे क्या, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। क्योंकि समाज शास्त्र में हम समाज के नियमों को पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में हम छात्र के मन के विज्ञान यानी उसके मन को समझते हैं। इन दो में से होगा कोई,
ये तो एक आपको प्रश्न पढ़ के समझ में आएगा। इन दोनों में से क्या है यहाँ पर, क्या है? छात्रों की आवश्यकता और रुचि, यानी कि यहाँ पर हमारे दिमाग में क्या क्लिक किया गया, छात्रों की आवश्यकता बोला है, रुचि बोला है, यानी छात्र के दिमाग की बात कर रहा है, यानी कि मनोविज्ञान, यानी कि बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। समाज शास्त्र, यहाँ समाज के नियमों की बात किया जाती है, समाज के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर छात्र जिस समाज में रह रहा है उसकी बात तो की नहीं जा रही, यहाँ पर बात की जा रही छात्रों की आवश्यकता रुचि, यानी छात्रों के दिमाग की बात की जा रही, उनके मनोविज्ञान की, तो यह इसका भी सही हो जाएगा, यानी ऐसे आपको आंसर देना है, ऐसे समझते हुए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गैर कार्य करवाना, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। सबसे कठिन कार्य क्या होता है कक्षा में शिक्षक के लिए, बताइए आंसर। इसका आंसर क्या होगा? अनुशासन ये भी जरूरी है, गृह कार्य भी जरूरी है, प्रश्न पत्र पर ये भी जरूरी है। इन सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्योंकि ये तो आसानी की सब की जा सकते हैं, पहले दूसरा तीसरा, आपने खुद दिमाग से सोचिए, ये मतलब एक सामान्य प्रश्न दिमाग से सोचने वाले, और ऐसे प्रश्न काफी आते हैं। आप मतलब इसमें किसी मतलब कोई जो आप रट के गए हैं वैसे प्रश्न आएगा ऐसे जरूरी नहीं है। आपको जो आप पढ़ गए हैं उससे आपको आंसर मिल जाएगा, ये जरूरी है, लेकिन उससे आपको सोचने की क्षमता विकसित होगी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे, यानी जो आपने पढ़ा वो सोचेंगे, तो उससे जो प्रश्न दिया हुआ है जो उन शब्दों से अलग है जो आपने शब्द पढ़ा है, लेकिन उससे जो क्षमता आपकी मस्तिष्क की विकसित हुई उससे आपको उससे आप जो आपके सामने प्रश्न है वो हल कर पाएंगे। वही यहाँ इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होगी डी वाला, कि शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। आनंद यानी कि पढ़ाई भी हो और मजा भी है, ये बहुत कठिन कार्य है ना, सामान्य सी बात है, हमने खुद अनुभव किया होती है, ये सबसे कठिन कार्य है। बाकी तीन तो आसान से हो जाएंगे, डंडा लेके हो जाते हैं तीनों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या लिखा है? कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है? कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, प्रधानाचार्य, स्वयं छात्र। बताइए आंसर। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है? मनोविज्ञान पहलुओं को, यानी कि जो छात्र हैं और पढ़ाने वाला अध्यापक है, उन का जो सोचने का तरीका होगा, सोचने समझने का तरीका होगा, उन सबको एक व्यवस्थित, यानी कि वो एक शिक्षण का माहौल बढ़िया बना रहा है उसी के अनुसार, शिक्षण माहौल के अनुसार ही उनका मन मस्तिष्क कार्य करे, उसी प्रकार वो सोचे समझे विचार करें। ये इसका मैनेज करने के लिए, इसका मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए कौन सा सबसे सही जो है सही तरीके से कर पाएगा? स्कूल में जो लोग होते हैं उनमें से कौन सबसे सही सही तरीके से पूरा कार्य कर पाएगा? कक्षा शिक्षक, यानी सब जो टीचर रहेगा वहां पर, विषय अध्यापक सब्जेक्ट टीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, विषय शिक्षक स्वयं छात्र करेगा या प्रधानाचार्य करेगा? बताइए आंसर। आंसर तो बताने के लिए बोल दिया था, अब मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो इसका उत्तर होगा इसका, ये वाला इसका सही होगा। कक्षा शिक्षक कैसे सही सही कर मतलब मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सबसे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर पाएगा? सब कक्षा शिक्षक करेगा, लेकिन कैसे करेगा? यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो उस समय मतलब क्लास टीचर या कैसे शिक्षक में क्लास टीचर, क्लास टीचर क्या होता है? सबसे पहले आता है, पहला होता है, यानी कि छात्र स्कूल जाते हैं उनकी पहली क्लास होती है, उसी में होता है क्लास टीचर। वह जो है छात्रों की हाजिरी लेता है, सबसे पहले वही पढ़ाता है, तो उससे जो छात्र रहते हैं वो एक अलग से उनका एक बॉन्ड रहता है, आपस में उनका एक अलग प्रकार का एक क्या कहते हैं लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है।
तो वह छात्रों को जैसा बना देता है उस कक्षा के, वो उनको बना सकता है, क्योंकि वो छात्रों से जो सबसे ज़्यादा संवाद कम्युनिकेशन होता है वो कक्षा शिक्षक से होता है, यानी क्लास टीचर से होता है। तो क्लास टीचर जो है उनको माने वैज्ञानिक पहलुओं को छात्र के और छात्रों के अनुसार अपने मन को, यानी उस समय तो जो विषय टीचर होगा, सब्जेक्ट टीचर, वो क्या कहते हैं, क्लास टीचर होगा, उसका मन छात्रों के अनुसार उसे अपना जीवन को मैनेज करना पड़ेगा, अपने मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी मैनेज करना पड़ेगा छात्रों के अनुसार, तभी तो वो छात्रों के साथ अच्छे तरीके से तालमेल बिठाते हुए पढ़ा पाएगा। तो यहाँ पर कह रहा कि जो विषय क्लास टीचर होगा वही छात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सबसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है, क्योंकि वह छात्रों के सबसे ज्यादा करीब रहता है स्कूल में अन्य अध्यापकों की तुलना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की प्रवृत्ति या फिर वृत्ति को बढ़ावा देता है? ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, आप इसके विकल्प देख लीजिए। इसके विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए। दोहराव करवाना, यानी कि रिवीजन, परीक्षा के दौरान नकल करना, या फिर यह भी दोनों, ये कौन सा, यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर से देख लीजिए प्रश्न, ये लिखा हुआ है प्रश्न। यहाँ पे बोल रहा है कि आजकल नंबर अच्छे आना चाहिए, यानी 80% के ऊपर जाना चाहिए, प्रेशर रहता है स्टूडेंट के ऊपर, घर से, स्कूल से, समाज से, सभी से। ये भले उसको समझ उसकी अच्छी विकसित ना हो, उसका दिमाग विकसित भले ना हो, लेकिन रट रट के किसी भी तरीके से परसेंटेज ले आए बस, भले उसके दिमाग में बिल्कुल पागल हो जाए, कोई मतलब नहीं, इस पर ज्यादा फोर्स किया जाता है। ऐसा इससे होता क्या, इससे ये जो किस प्रकार की वृत्ति, यानी किस प्रकार की आदत को बढ़ावा देता है, छात्रों को किस प्रकार की आदत को बढ़ावा दे रहा है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर ये आदतें दे रही कि छात्र बार बार रिवाइज करेगा, परीक्षा रिवाइज करेगा, उसको रटने की कोशिश करेगा कि 4-5 बार उसको रिवाइज करके बिल्कुल उसको रट लूँ, समझो चाहे ना समझो उसको रट लूँ। परीक्षा के दौरान नकल करेगा, इससे क्या होगा, नकल करके अच्छे पूरा पेपर कर दो, उसका नंबर अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि नंबर अच्छे लाना है, बस रिजल्ट अच्छा लाना है। इससे क्या होगा, इसका जो विकल्प सही होगा, इसका विकल्प सी वाला सही होगा, यानी दोनों, क्योंकि ये दोनों होता है, क्योंकि उसको नंबर अच्छे लाना है, उसको फोर्स किया जा रहा है, तो क्या करेगा, सभी हाथ तरफ हाथ पैर मारेगा, रटेगा चीजों का कई बार रिवाइज, क्योंकि रटने के लिए उसे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ये भी करेगा, अगर नकल करने का मौका मिलेगा ये भी करेगा, क्योंकि रिजल्ट चाहिए, उसके ऊपर खूब प्रेशर है, तो सी वाला सही होगा। हालांकि ये सही प्रवृत्ति नहीं है, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं, यानी कि उत्साहपूर्ण पढ़ाने वाले कक्षा जो अध्यापक होते हैं, मतलब जो कक्षा में उत्साह पूर्वक पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा? विकल्प पढ़िए, बताइए कौन सा होगा। इसका जो सही होगा, इसका ये सही होगा, सी वाला। कैसे? इसमें क्या लिखा है, वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। जो उत्साह के साथ पढ़ाएगा जो टीचर, वो क्या करेगा, उत्साह के साथ पढ़ाने के लिए जरूरी है कि वो अपने जो शिक्षण प्रक्रिया होगी उसमें छात्रों को भी सक्रिय रूप से शामिल करेगा। ऐसे नहीं कि ठीक है तुम चुपचाप बैठो, मैं बोल रहा हूँ, बस तुम समझ लो, लिख लो, याद कर लेना, बस ऐसे नहीं। उनसे प्रश्न पूछेगा, उनको अपने साथ लेते लेते हुए चलेगा, अपने साथ लेते हुए वो पढ़ाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा उत्साही टीचर। तो ये क्या होगा, एक उत्साही टीचर के लिए, एक उनको उत्साही टीचर को विशेषता हो गई, यही पूछ रहा है कि उत्साही टीचर के लिए सबसे उपयुक्त विशेषता कौन, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा? जो है सी वाला होगा कि ऐसा टीचर जो है छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सब सम्मिलित करना चाहता है, उनको साथ लेकर चलना चाहता है। ये नॉट ट्रू, ये कोई जरूरी नहीं है, निपुणता संदेहजनक, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ी के लिखा हुआ है, कक्षा में जनसांख्यिक विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? उनको पढ़िए और आंसर करिए। इसमें जो आंसर है वो इसका ए वाला होगा, क्योंकि इसे पूछ क्या रहा है, इसमें प्रश्न समझिए, इसमें बोल रहा है कक्षा में जनसांख्यिक भिन्नता, यानी कि जनसांख्यिक भिन्नता यानी कि अलग अलग धर्मों से, अलग अलग वर्गों के लोग
एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, सामान्य सी बात है, एक कक्षा में अलग अलग है, यानी अमीर गरीब और ग्रामीण शहरी अलग अलग धर्मों के लोग जो है स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त यानी कि सही तो सभी होंगे, उपयुक्त ये होगा कि मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। यानी कि जो उनका एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए सबके लिए एक पेपर होना चाहिए। कॉपी चेक करने का जो तरीका और मार्क के अंक देने का तरीका वो सबके लिए एक होना चाहिए। भले ही वो अलग अलग वर्गों से आते हो लेकिन सबके लिए बराबर होने चाहिए ना, जो शिक्षण प्रक्रिया सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यही सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर क्या जैसे छात्रों को अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जो होशियार छात्र उनको अच्छी तरीके से पढ़ाना, उनको ज्यादा पढ़ने का माहौल देना, उनको ज्यादा सुविधा प्रदान करना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो भी गलत तो ये सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान है युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? विकल्प पढ़िए, आंसर करिए। इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पहला वाला, यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। प्रश्न समझिए क्या बोल रहा है। कौन सा तत्व, यानी ये अलग अलग तत्व दिए हों, इनमें से कौन सा तत्व सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? सहज ज्ञान का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वह ऐसा ना हो कि मतलब बहुत कठिन हो और हमको समझ में आसानी हो, यानी जो ऐसा ज्ञान जो अपने आप सामान्य तरीके से हमारे मस्तिष्क में चला जाता है, ऐसा ज्ञान। और हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ज्ञान की सोच है, यानी कि जो सामान्य नॉलेज है, तुम लगे सामान्य जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज कि हमें जाने, और हमारी सोच जो होनी चाहिए जनरल नॉलेज के अनुसार होनी चाहिए। यानी जनरल नॉलेज यानी सामान्य चीजों के बारे में हमारी जानकारी हो और उसी अनुसार, यानी कि जनरल नॉलेज से के बारे में हमें जनरल नॉलेज रखने वाला जो है हमारी सोच होनी चाहिए। उस सोच के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये होगी कि अन्वेषण प्रक्रिया का ही आंसर, यानी कि खोजबीन। जनरल नॉलेज जो होता है, ये जनरल नॉलेज क्या होता, क्या जनरल नॉलेज का मतलब ये ना कि जी की कोई किताब उठा के पढ़ ले, नहीं। जनरल नॉलेज का मतलब होता है जो सामान्य ज्ञान है, हमारे चारों तरफ ज्ञान है, तो उसके बारे में हमारे जानने की इच्छा, हमारी इच्छा होती है। जो हमारे ज्ञान तो चारों तरफ फैला है, पानी में, हवा में, आकाश में, जमीन के नीचे, पेड़ों पौधों में, लोगों के घरों में, चारों तरफ अलग अलग मशीनों में, वो इन सभी चीजों में कुछ ना कुछ जानकारी होती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारी अन्वेषण प्रक्रिया, यानी कि हमारी जानने की इच्छा, अन्वेषण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? हम खोजबीन करने की हमारा रुचि होनी चाहिए, खोजबीन करने की हमारी सोच होनी चाहिए इस प्रकार की। अगर हमारा ऐसी सोच है तो हम उस जो चारों तरफ हम ज्ञान है उसको क्या कर लेंगे, हम ग्रहण कर लेंगे। अगर हमारी ऐसी नहीं अन्वेषण प्रक्रिया वाली हमारी सोच नहीं है तो हम नहीं ग्रहण करेंगे, ज्ञान बढ़ रहेगा, हम उसको अगर आंख बंद कर लेंगे, नहीं उसको अपने अंदर दिमाग में आने देंगे। तो यहाँ पर क्या सहज ज्ञान एक तो सोच, यानी ऐसी सोच जो हमारी जो जनरल नॉलेज जो है उसको जनरल नॉलेज को एक्सेप्ट करने की आदत रखती हो, ऐसी सोच जनरल नॉलेज से संबंधित चीजों को सीखने की, उनके बारे में जानने की इच्छा रखती हो, हम ऐसी सोच होनी चाहिए। ऐसी सोच के यहाँ पर जो फैक्ट है उसके बारे में बताने की, ऐसी सोच किस प्रकार के ये तथ्य लिखे, इनमें से कौन सा तथ्य जो जनरल नॉलेज से संबंधित सोच को व्यक्त करती है। ऐसी सोच जनरल नॉलेज को से मतलब जनरल नॉलेज को अपने मस्तिष्क में उतारने के लिए, जनरल नॉलेज संबंधित जो चीजें हैं, सामान्य ज्ञान जो होता है उस सामान्य चीजों को अपने मस्तिष्क में सीखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए रुचि रखें, ऐसी सोच है। ऐसी सोच को यहाँ पर कौन सा जो तथ्य यहाँ पर व्यक्त करता है? तो इसका मतलब अगर ऐसी सोच होगी तो हमारी जानने की इच्छा होगी। तो ये बोल लगी है अन्वेषण प्रक्रिया का एक अंश है, यानी सहज ज्ञान की जो सोच होती है वो अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश होती है। क्योंकि सहज ज्ञान है तो सोच रहेगी तो उसको जानने की इच्छा रहेगी, आसपास जो सामान्य जानकारी उसको जानने की इच्छा रहेगी, इस प्रकार की सोच रहेगी, और इस प्रकार की सोच रहेगी वही जो है अन्वेषण प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये वाला सही है। इसमें केवल पारंपरिक सिस्टम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो हमारे आसपास सब कुछ सीखता है, नए पुराना सब कुछ, ये गलत है। ये संज्ञानात्मक, क्योंकि संज्ञानात्मक दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग वाली सभी चीज संज्ञानात्मक होती है, दिमाग से नहीं सोचेंगे संज्ञानात्मक नहीं होगा।
और समाज ज्ञान अगर हम दिमाग खुला नहीं रखेंगे तो समाज ज्ञान की तो सोच होगी नहीं। और यहाँ पर क्या बोल संज्ञानात्मक मतलब होता है खुला दिमाग। तो खुला दिमाग तो पूछ रहे हैं, यहाँ बोला नहीं तो ये भी गलत हो गया, तो पहले सही जो सही हुआ ये वाला हुआ। उम्मीद है जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और जो भी समझ में आए टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी या कॉल करके भी, जैसे भी आपको सुविधा लगे तो फिर पूछ सकते हैं। चलिए बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे जो क्या कहते हैं मोक्ष के जो है मोक्ष अलग अलग मोक्ष के जो प्लेटफॉर्म और संस्थाएं और जो सत्ता उनके बारे में अगली क्लास में जाएंगे। धन्यवाद क्लास पे।